वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सूरज जायसवाल है। मैं अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में पोस्टेड हूँ। ठीक है, ये हमारे जीके PYQ सीरीज का लेक्चर 8 होने जा रहा है। इसके पहले 7 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसका लिंक मैं आपके लिए यहाँ आई बटन पर दे दूँगा और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर वो वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय नहीं गवाते, हम लेते हैं अपने लेक्चर 8 का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने अपने करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की थी। हु अमंग द फॉलोइंग अलोंग विद हर क्लोज एसोसिएट्स स्टार्टेड द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। देखिए, सबसे पहले हम भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कुछ तथ्य को जानने की प्रयास करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू होता है वो होता है 1942 में। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पर मुहर लगाती है। 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो जाता है। सुबह सुबह ही क्या होता है कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता महात्मा गांधी जी के साथ गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है कि गांधी जी को किस जेल में रखा जाता है, इससे काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, आगा खां पैलेस में इनके साथ सरोजनी नायडू और इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी को भी रखा जाता है। ठीक है, जो अपनी कस्तूरबा गांधी होती है इनकी पत्नी, इनकी मृत्यु आगा खां पैलेस में इसी दौरान हो जाती है। ठीक है, कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु कहाँ हो जाती है? आगा खां पैलेस में। उसके बाद हम लोग को जानना होता है कि एक नाम आता है अरुणा आसफ अली जी का। नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछा गया। अरुणा आसफ अली को जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मुंबई पर झंडा फहराने के लिए। ठीक है, ग्वालियर टैंक बम्बई पर झंडा फहराने के लिए अरुणा आसफ अली जी का नाम बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद जो नाम आता है एक रेडियो, गुप्त रेडियो का संचालन के लिए, गुप्त रेडियो के संचालन के लिए उषा मेहता जी का नाम आता है। ठीक है, उषा मेहता जी ने काफ़ी सफलतापूर्वक गुप्त रेडियो का संचालन किया था और जो क्रांतिकारियों को जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस पहुंचाने होते थे उस समय, उनमें इन्होंने काफ़ी सफलता पाई थी। अंग्रेज इन्हें पकड़ने में नाकामयाब रहे थे। ठीक है, तो उषा मेहता जी हमारे क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो बातें आपको याद रखनी है वो है कि 1942 से पहले क्या होता है। देखिए, 1939 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होता है। सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या होता है कि भारतीयों से बिना पूछे ही, भारतीय नेताओं से बिना इजाज़त लिए अंग्रेज जो होते हैं वो भारत के रिसोर्सेज का इस्तेमाल क्या करते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वार में स्टार्ट करने लगते हैं। ठीक है, इंडिया के रिसोर्सेज, इंडिया के सैनिकों का इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वार में शुरू करने लगते हैं भारतीयों की इजाज़त के बिना। इससे रुष्ट होकर कांग्रेसी क्या करते हैं, 1939 में कांग्रेस सभी प्रांतों से इस्तीफा दे देती है। ठीक है, याद रखिएगा, 1939 में कांग्रेस सभी प्रांतों से इस्तीफा दे देती है। इसके बाद क्या होता है, 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, इसमें भारत को एक डोमिनियन स्टेट देने की बात कही जाती है, लेकिन कोई भी तारीख फिक्स नहीं की जाती इसके लिए। ठीक है, उसके बाद 1942 में आपका आता है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में। अगर आपने वो लेक्चर्स देखा है तो आप बताइए कि क्रिप्स मिशन में कितने सदस्य थे और उनका नाम क्या था। तो जब क्रिप्स मिशन 1942 में इंडिया आता है तो ये भी असफल हो जाता है। इसकी असफलता को देखते हुए गांधी जी एक जन आंदोलन स्टार्ट करने की बात करते हैं और इसके बाद 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाता है। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इस प्रश्न का हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा कि ऑप्शन डी, उषा मेहता जी। ठीक है, उषा मेहता जी ने ही सफलतापूर्वक गुप्त कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने 1928 में किसके नेतृत्व में समाजवादी विचारों को अपनाया था। देखिए, ये भी, इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो संगठन होता है HRA जिसको हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहते हैं, एक संगठन होता है HSRA। तो आइए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं। तो जो पहला हमारा फैक्ट्स है वो है कि देखिए, HRA की स्थापना होती है 1924 में। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है। इसके संस्थापक सदस्यों में जो इंपॉर्टेंट है उनका नाम देखिए, एक है राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम आता है। ठीक है, इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद भी इसके सदस्य थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी इसके सदस्य थे। इसके सदस्यों ने क्या किया था, 1925 में काकोरी कांड को अंजाम दिया था। ठीक है, काकोरी कांड कब होता है, अगस्त 1925 में काकोरी कांड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, लखनऊ सहारनपुर ट्रेन होती है, उसमें अंग्रेजों का कोई एक तरह से सामान जा रहा होता है, खजाना जा रहा होता है। ठीक है, जो राजस्व होता है वो उसे वसूल करके अंग्रेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे होते हैं, तो उसको लखनऊ सहारनपुर ट्रेन को लूट लिया जाता है। ठीक है, लखनऊ सहारनपुर ट्रेन को लूट लिया जाता है, इसी को हम लोग जानते हैं काकोरी कांड के नाम से। इसमें क्या होता है, इसके बाद इसमें बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 4 लोग
लोगों को फांसी की सज़ा दी जाती है। इन 4 लोगों का नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। पहले तो आपका थे राम प्रसाद बिस्मिल जी, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल जी जिन्होंने नारा दिया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये राम प्रसाद बिस्मिल जी का नारा था। सेकंड जो होते हैं अपने अशफाक उल्ला खान जी होते हैं, ठीक है, अशफाक उल्ला खान जी को भी फांसी दिया जाता है। उसके बाद रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी जी का नाम आता है। इन 4 लोगों को फांसी की सज़ा दे दी जाती है और बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करके आजीवन कारावास और अन्य तरह की सजाएं दी जाती है। लेकिन एक इंसान जो हमारा सबसे फेवरेट आदमी है वो है चंद्रशेखर आज़ाद जी। चंद्रशेखर आज़ाद जी इससे बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, और चंद्रशेखर आज़ाद ही आगे चलकर 1928 में HSRA की स्थापना करते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें क्या होता है कि समाजवादी विचारधारा को अपनाया जाता है, ठीक है, और इसकी बैठक जो होती है वो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में होती है। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में इसकी बैठक बुलाई जाती है, जिसमें भगत सिंह भी इसके सदस्य बनते हैं, भगत सिंह भी इसके सदस्य बनते हैं, ठीक है। फिर इस संगठन के द्वारा लाहौर षड्यंत्र को अंजाम दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है लाहौर षड्यंत्र, जिसमें क्या होता है कि जो पंजाब के पुलिस अधिकारी लाहौर के पुलिस अधिकारी जो सॉन्डर्स होते हैं उसको मार दिया जाता है, गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है भगत सिंह और उनके साथियों के द्वारा। क्यों किया जाता है? तो ये लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे होती है? जब ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे होते हैं तो पुलिस के लाठीचार्ज में घायल होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए कब होती है? 1928 में इनकी हत्या हो जाती है, ठीक है, 1928 में इनकी मृत्यु हो जाती है लाला लाजपत राय के, और इन्हीं की मृत्यु का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स की हत्या कर दी जाती है, जिसे लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। और इसी लाहौर षड्यंत्र के सजा के रूप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा सुना दी जाती है। 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या था? हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन डी, ठीक है। इन फैक्ट्स को याद रखिएगा। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि 1925 के काकोरी कांड यानी काकोरी ट्रेन एक्शन में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी शामिल था जिसके लिए ब्रिटिश सरकार ने उसे मौत की सज़ा सुनाई थी? देखिए अभी हम लोग ने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि 4 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी। अब देखते हैं कि अपने ऑप्शन में कौन किन लोगों का जिक्र किया गया है। देखिए ऑप्शन ए में राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, लाला हरदयाल, विनायक दामोदर सावरकर, महात्मा गांधी जी, ये 3 लोग शामिल नहीं थे। अपने ऑप्शन क्या होगा? राम प्रसाद बिस्मिल जी। इसके अलावा 3 लोगों को फांसी की और सज़ा दी गई थी, ठीक है। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब होती है? देखिए रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना होती है 1940 में। 1940 में होती है रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। CGL में क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दोबारा रिपीट कर सकता है, याद रखिएगा। और इसके संस्थापक जो थे वो थे त्रिदिप चौधरी, नाम याद रखिएगा, त्रिदिप चौधरी जी, ठीक है। त्रिदिप चौधरी स्थापित करते हैं 1940 में रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए ये बातें हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं अपने क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में, कि दिया गया कि निम्नलिखित पंक्तियाँ किसकी थी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये किसका नारा था? ये राम प्रसाद बिस्मिल जी की पंक्तियाँ थी, ठीक है, जिनको काकोरी कांड में फांसी की सज़ा दे दी गई थी, ठीक है। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में हुआ था, ठीक है। बार बार रिवीजन करते रहिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नारे हैं जो आपको याद रखने चाहिए। आइए हम लोग पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट नारे में देखिए सबसे पहले तो आपका आता है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद। तो जय हिंद अपने सुभाष चंद्र बोस ने इसका नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिया था। करो या मरो के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, महात्मा गांधी जी का नारा था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा को जो फेमस किया था वो थे अपने भगत सिंह, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद को फेमस करने वाले थे भगत सिंह। इसके अलावा दिल्ली चलो का नारा भी अपने दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, ठीक है, दिया था, ठीक है। इसके बाद जो था वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने। वेदों की ओर लौटो, नाम याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना करते हैं, कब करते हैं? 1875 में, ठीक है। इसके बाद जो है वंदे मातरम, वंदे मातरम का नारा देते हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी जी, ठीक है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, नाम याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी का। इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट नारा है वो है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। किसका है? बाल गंगाधर तिलक जी का है, ठीक है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। और एक और है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नारा किसका है? सुभाष चंद्र बोस जी का है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी स्वदेश बांधव समिति से जुड़े हुए थे? ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग रिवॉल्यूशनरीज वाज एसोसिएटेड विद स्वदेश बांधव समिति? क्या होगा इसका आंसर?
ऑप्शन डी अश्वनी कुमार दत्त जी थे, वो स्वदेश बांधव समिति जी से जुड़े हुए थे। ठीक है, इन लोगों के बारे में हम लोग काफ़ी जानते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी को तो आप जानते हैं, HRA की स्थापना में सदस्य के रूप में थे। HRA की स्थापना करते हैं फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इनकी मृत्यु हो जाती है, खुद को गोली मार लेते हैं जब ये अंग्रेजों से घिर जाते हैं। किस पार्क में? अल्फ्रेड पार्क में। अब इसका नाम आज़ाद पार्क है। ठीक है, इलाहाबाद में ये पार्क है, इसे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, भगत सिंह के बारे में कुछ बताने की ज़्यादा आपको जरूरत नहीं, आप बहुत कुछ जानते होंगे ऑलरेडी। भगत सिंह ने नौजवान सभा की स्थापना की थी। ठीक है, नौजवान सभा की स्थापना याद रखिएगा भगत सिंह ने करते हैं। और एक बहुत ही फेमस नारा है भगत सिंह का, इनकलाब जिंदाबाद, जिसको इन्होंने बहुत फेमस किया था। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सज़ा दी जाती है राजगुरु और सुखदेव जी के साथ। ठीक है, राजगुरु और सुखदेव जी के साथ 23 मार्च 1931 को सॉन्डर्स की हत्या करने के लिए लाहौर षड्यंत्र के लिए इनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि निम्नलिखित में से किसने 1879 में महाराष्ट्र में ब्रिटिश राज के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजाया था? हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज द आर्म्ड रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश राज इन 1879 इन महाराष्ट्र? देखिए, सब 1879 की बात हो रही है, बहुत पहले की कांग्रेस की स्थापना के पहले की बात है। उस समय जो सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजाया था उनमें नाम आता है आपका वसुदेव बलवंत फड़के जी का, जिन्होंने महाराष्ट्र से सशस्त्र विद्रोह का बिगुल बजाया था और इनको उग्रवादी राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में। उग्रवादी राष्ट्रवाद का जनक किसको कहा जाता है? तो वसुदेव बलवंत फड़के जी को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना अक्टूबर 1920 में कहाँ पर हुई थी? ठीक है, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग अभी CPI के रूप में जानते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना होती है ताशकंद में। ठीक है, ताशकंद जो कि अभी उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, उस समय रूस का हिस्सा थी, रसिया का हिस्सा थी। वहाँ पे क्या होता है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में होती है। और किसने की थी उस समय? तो उस समय स्थापना करते हैं MN राय जी का। ठीक है, नाम याद रखिएगा, MN रॉय, जिन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। उसके अलावा बात करें कि 1920 में और भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी। तो 1920 में आपको देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना होती है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में होती है। इसके प्रथम जो अपने सचिव थे वो थे लाला लाजपत राय, याद रखिएगा नाम, लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। सॉरी, सचिव नहीं, अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, प्रथम अध्यक्ष थे 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। और इसके संस्थापक थे वो थे MN जोशी जी। ठीक है, नाम याद रखिएगा, MN जोशी जी। तो देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी MN जोशी ने, और इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय 1920 में। और उसी वर्ष आपके ताशकंद में स्थापना होती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की। ठीक है, CPI की स्थापना होती है। कौन करते हैं? MN राय, नाम याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। MN रॉय जो अपने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक है। और अब इसके NM जोशी हैं जो आपके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि भारत नौजवान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अभी हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि भारत नौजवान सभा के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह थे। तो आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है कि इट वॉज फाउंडेड इन पंजाब, ये पंजाब में स्थापित किया गया था। ये बिल्कुल सही बात है, भगत सिंह पंजाब के रहने वाले थे और पंजाब में उन्होंने भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी। भगत सिंह बिकम इट्स फाउंडिंग सेक्रेटरी, ये भी बिल्कुल सही बात है। भगत सिंह इसके फाउंडिंग मेंबर थे, फाउंडिंग सेक्रेटरी थे भगत सिंह। और अगला ये जो ऑप्शन है इसमें दिया इट वाज इस्टेब्लिश इन 1927, यानी कि 1927 में स्थापना हुई थी। तो ये गलत है। जो अपने भारत नौजवान सभा की स्थापना होती है वो होती है 1926 में भगत सिंह के द्वारा पंजाब में। ठीक है, और इसका काम क्या था? पॉलिटिकल वर्क से इसका काम जुड़ा हुआ था। ठीक है, राजनीतिक से इसका काम जुड़ा हुआ था। यूथ को, जो यूथ थे, किसान थे, जो वर्कर्स थे, उनको पॉलिटिकल नॉलेज देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी भगत सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन डी भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो उत्तर क्या होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी, जो कि गलत है। यहाँ पर आपसे गलत उत्तर पूछा जा रहा है। तो इसकी स्थापना 1926 में होती है। एक क्वेश्चन आपका भगत सिंह से पूछता कि भगत सिंह को जब फांसी दी गई थी तो उनकी एज क्या थी? ठीक है, तो उनकी एज उस समय थी 23 वर्ष। याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह की फांसी के समय उनकी एज जो थी महज 23 साल थी। देखिए, काफ़ी छोटी उम्र में इन्होंने क्या क्या काम किया था और कितना अच्छा काम किया था। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कोरापुट क्रांति कहाँ हुई थी? ठीक है, देखिए, कोरापुट जगह जो है ओडिशा में है। ठीक है, तो कोरापुट क्रांति कहाँ हुई थी? आपकी ओडिशा में ही हुई थी।
आंसर क्या होगा ओडिशा। सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है और रिपीट कर सकता है, याद रखिएगा बिल्कुल। कोरापुट क्रांति कहाँ हुई थी? ओडिशा में हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि निम्नलिखित में से किसने बंगाल में प्रसिद्ध नील विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए नील से आपको दो आंदोलन देखने को मिलते हैं। एक तो हम लोग जानते हैं कि 1917 का चंपारण सत्याग्रह जो था वो नील की खेती से जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया नील विद्रोह। देखिए नील विद्रोह 1831 ईस्वी में होता है, नील विद्रोह होता है आपका 1859 में, याद रखिएगा। 1859 में आपका नील विद्रोह होता है और किसके नेतृत्व में होता है? विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में। कहाँ होता है? बंगाल में होता है, ठीक है। बंगाल में आपका नील विद्रोह होता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट विद्रोह जो आपको याद रखने हैं उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो पहला जो आपको एक याद रखना है संथाल विद्रोह के बारे में। संथाल विद्रोह कब होता है? 1855 से 56 में होता है संथाल विद्रोह। किसके नेतृत्व में होता है? सिंधु कान्हू चांद और भैरव, ये चार नाम होते हैं जिनको जो नेतृत्व में इनका नाम आता है। चारों भाई थे, इनके नेतृत्व में सिंधु कान्हू चांद और भैरव, इनके नेतृत्व में संथाल विद्रोह होता है, ठीक है। झारखंड में ये विद्रोह होता है। एक होता है आपका मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के द्वारा किया जाता है 1899 में, ठीक है। ये भी आप आते देखें, बिरसा मुंडा को मुंडा जनजाति में भगवान का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका कोल विद्रोह होता है। कोल विद्रोह होता है आपका 1831 में, ठीक है। 1831 में आपका कोल विद्रोह होता है, ठीक है। इस तरह से कुछ आपके विद्रोह हैं जो आपको याद रखने हैं। आजकल एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाने लगे हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन चटगांव शस्त्रागार छापे से जुड़ा हुआ था। देखिए चटगांव शस्त्रागार छापे से जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम होता है वो आपका होता है सूर्यसेन, जिनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सूर्य सेन, इनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। तो लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे सीजीएल का क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें सूर्य सेन जी का नाम नहीं है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता जाता है, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उनमें सूर्य सेन ही आता था। लेकिन सूर्य सेन के सहयोगी जो थे उनका नाम था अर्धेंदु दस्तीदार, ठीक है। अर्धेंदु दस्तीदार ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जो कि चटगांव शस्त्रागार छापे में से जुड़े हुए थे, सूर्य सेन जी के सहयोगी थे। तो ये नाम आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या कर दी थी, ठीक है। देखिए लंदन में जो कर्जन वायली की हत्या की थी वो की थी मदन लाल ढींगरा जी ने, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मदन लाल ढींगरा ने लंदन में आपके कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। एक और क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि लंदन में जो होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वो आपके थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे। अखिल भारतीय कांग्रेस के, किसान कांग्रेस के, ठीक है। तो देखिए पहली बात है कि अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना आपकी होती है 1934 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और जो इसके प्रथम महासचिव थे वो थे आपके एनजी रंगा जी, ठीक है। महासचिव कौन थे आपके? एनजी रंगा जी। ऑप्शन क्या होगा? डी आपका आंसर होगा, एनजी रंगा। और ये आपके दूसरे अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। दूसरे अध्यक्ष आपके बनते हैं एनजी रंगा जी। प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद जी। स्थापना हुई थी 1934 में, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि निम्नलिखित में से कौन एक नेता थे जिसने उत्तर पूर्व भारत से ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। देखिए उत्तर पूर्व भारत से यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जब भी नाम आता है आपको नाम याद रखना है रानी गैडिनलियू का, ठीक है। रानी गैडिनलियू का, जिन्होंने उत्तर भारत की ओर से आपका विद्रोह का नेतृत्व किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने भाषण में इनके नाम का उल्लेख किया था, ठीक है। तो इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, रानी गैडिनलियू। उत्तर भारत से इन्होंने, उत्तर पूर्व भारत से इन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान कीजिए, ठीक है। तो हम लोग सभी का नाम देखते हैं। पहला नाम आपका खुदीराम बोस दिया हुआ है, उसके बाद बालकृष्ण नायर दिया हुआ है, पुली थेवर दिया है, मुकुंदा काटकेटी दिया है। देखिए काफ़ी अलग अलग नाम दिए जिसके बारे में हम लोग नॉर्मली नहीं जानते हैं, लेकिन एक नाम हम लोग जानते हैं वो है खुदीराम बोस जी का। खुदीराम बोस, आगे देखिए बोस लगा हुआ है। बोस आपके कहाँ से बिलोंग करते हैं? ज़्यादातर बोस वो आपके बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ से भी इसे पकड़ सकते थे। बाकी खुदीराम बोस के बारे में आप लोग जानते होंगे 1908 में क्या होता है, मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का ये लोग प्रयास करते हैं, जो कि काफ़ी कुख्यात जज होता है किंग्सफोर्ड। इसकी हत्या करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो बम फेंका जाता है वो गलती से किसी दूसरे की गाड़ी के पे गिर जाता है, और जो वो अंग्रेज ही होते हैं लेकिन काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसमें अपना खुदीराम बोस जी और
प्रफुल्ल चाकी जी का नाम आता है, ठीक है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जी का नाम आता है। प्रफुल्ल चाकी जी ने आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस जी को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। तो और खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले व्यक्ति बन जाते हैं और प्रफुल्ल चाकी जो इस घटना से जुड़े हुए थे वो आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि 1927 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह शुरू किया था। देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिनको हमारे संविधान का निर्माता कहा जाता है, उन्होंने 1927 में एक आंदोलन शुरू किया था जिसे महार सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। महार एक जगह का नाम होता है महाराष्ट्र में, ठीक है। वहाँ क्या होता है कि एक कुआं होता है पानी का, ठीक है। पानी का कुआं एक तालाब होता है जो कि एक सार्वजनिक होता है, लेकिन उस पर ऊंचे जाति के लोगों का कब्जा होता है। उसमें से जो नीची जाति के लोग होते हैं उनको पानी लेना अलाउ नहीं होता है। इसी के विरोध में महार सत्याग्रह का आयोजन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा किया जाता है, ठीक है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, बी.आर. अम्बेडकर जी जो होते हैं हमारे संविधान के निर्माता कहे जाते हैं। यह संविधान जो निर्मात्री सभा होते हैं तो उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर होते हैं। एक क्वेश्चन हमने देखा कि महार सत्याग्रह इनसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, महार सत्याग्रह। इसके बाद जो पूना पैक्ट होता है, ठीक है, पूना पैक्ट 1932 में गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में होता है। किसके बीच में? गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है, जिसमें कि अपने जो अनुसूचित जातियां होती है उनको आरक्षण दिया जाता है चुनाव में, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है इनसे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने हिस्सा लिया होता है और ऐसे ये व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया होता है लंदन में, ठीक है। यह बातें आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कि एनी बेसेंट की होम रूल लीग भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर केंद्रित थी। देखिए, एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग होती है वो मद्रास के एरिया में केंद्रित होती है। बात करते हैं हम लोग होम रूल लीग की। देखिए, होम रूल लीग की शुरुआत होती है 1916 में और 2 होम रूल लीग की स्थापना होती है। एक तो आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू की जाती है महाराष्ट्र के रीजन में, ठीक है, महाराष्ट्र बॉम्बे के रीजन में शुरू की जाती है। दूसरा आपका एनी बेसेंट के नेतृत्व में आपका मद्रास के एरिया में होम रूल लीग की शुरुआत की जाती है। देखिए, सबसे पहले जो स्थापित होती है वो आपके बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग होती है, उसके बाद एनी बेसेंट की स्थापना होती है। लेकिन एनी बेसेंट जी का जो होम रूल लीग होता है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने 1940 में कांग्रेस के महिला विंग की स्थापना की थी। देखिए, 1940 में कांग्रेस की महिला विंग की स्थापना की थी, वो थी अपने सुचेता कृपलानी जी, ठीक है। ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी जो है कांग्रेस की महिला विंग की स्थापना करती है 1940 में, ठीक है, सुचेता कृपलानी जी। सुचेता कृपलानी जी से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि ये स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है। कहाँ के मुख्यमंत्री बनती है? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनती है, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? वो सरोजिनी नायडू थी। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि यह प्रस्ताव किसने पेश किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफ़ेद और गहरे रंग का समान अनुपात में 36 तिरंगा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर था, ये प्रस्ताव जो पेश किया था संविधान सभा के सामने वो पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी ये प्रस्ताव पेश करते हैं। और आपको याद रखना है कि जो अपने भारतीय झंडा होता है उसे अपनाया कब गया था? तो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। और जो इसका डिज़ाइन था वो किसने तैयार किया था? डिज़ाइन तैयार करने का काम किया था पिंगली वेंकैया ने, ठीक है, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन तैयार किया था अपने राष्ट्रीय झंडे का, ठीक है। और जो पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था आज़ादी से पहले, वो कब मनाया गया था? वो आपका मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया था और तिरंगा फहराया गया था, ठीक है। उसके बाद से हर साल 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था आज़ादी से पहले। और इसी डेट को यादगार रखने के लिए जो हमारा संविधान लागू होता है वो 26 जनवरी को लागू किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। तो ये हमारे आज का लेक्चर 8 का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। बाकी इस चैनल पर मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को ऑलरेडी अब डाला हुआ है जो आप जाकर देख सकते हो चैनल पर। PDF जो आप टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका PDF मिल जाएगा आज के लेक्चर्स का, और PDF के लास्ट में आपको हर वीडियो का लिंक मिल जाएगा जो मैंने आपके फ़ायदे के लिए अपलोड किया हुआ है, ठीक है। चाहे वो स्ट्रेटजी वीडियो हो या फिर इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड आपका
ट्रिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो, ठीक है। तो आप जाकर PDF में उसके लिंक पर, इस इमेज पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।